वाले हैं न्यू सिस्टम इज डिवाइस टॉपिक, यानी इसके आगे हम पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया अंग्रेजों द्वारा टैक्स कलेक्ट करने के लिए, लेकिन उसमें कई तरीके की परेशानी आने लगी, बहुत तरीके की परेशानी अंग्रेजों को भी होने लगी और किसानों को भी होने लगी टैक्स देने में। तो इस बात को देखते हुए जो अंग्रेज थे उन्होंने नया सिस्टम लाने का विचार बनाया, नया सिस्टम लाने का उन्होंने तय किया, और उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, नए सिस्टम के बारे में। तो जब 19th सेंचुरी की शुरुआत हुई उसी समय में बहुत सारे कंपनी के जो ऑफिशियल थे उनका ये विश्वास हो गया था या फिर उनका ये मानना था कि जो रेवेन्यू का सिस्टम है, रेवेन्यू कलेक्शन का जो सिस्टम है, उसको अब चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें टैक्स को परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था, और कंपनी ये सोच रही थी कि जब हमको बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए या फिर ट्रेड करने के लिए, वैसी स्थिति में हम टैक्स को परमानेंटली फिक्स कैसे कर सकते हैं। अगर हम टैक्स को परमानेंटली फिक्स कर देंगे तो हमारा बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने नया सिस्टम लाने का विचार बनाया, नया सिस्टम लाने का मन बनाया। और जो नया सिस्टम था वो सबसे पहले लाया गया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में, बंगाल के, और ये हिस्सा अभी आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये जो रीजन है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसका जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन था वहाँ पर ये हिस्सा भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पर एक इंग्लिश मैन थे, यानी कि एक अंग्रेज थे जिनका नाम था हॉल्ट मैकेंजी। उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया जो कि 1822 को में लागू हुआ, और उनका ये मानना था कि जो विलेज है यानी जो गांव है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में, और इसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है और इसके साथ ही हमको काम करने की ज़रूरत है। और उनके डायरेक्शन के आधार पर जो कलेक्टर्स थे वो हर एक गाँव में गए, वहाँ पर ज़मीन को इंस्पेक्ट किया कि उसकी क्वालिटी कैसी है, फील्ड को मेज़र किया कि कितनी ज़मीन है, और इसके साथ ही उसके बाद वहाँ गाँव के जो कस्टम्स थे, लोकल कस्टम और राइट्स को, उन सभी को नोटिस किया कि जो अलग अलग ग्रुप रहते हैं गाँव में उनका क्या कस्टम है, उनके क्या राइट्स हैं, उन सभी को नोट करने के बाद जो सरकार थी यानी जो पूरा अंग्रेज विभाग था जो ये पूरा काम कर रहा था, उन्होंने एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू तय किया हर एक प्लॉट के लिए, और इसके साथ ही हर एक गाँव में एक कैलकुलेशन किया सभी प्लॉट को मिलाकर कि हर एक गांव से कितना हमको टैक्स लेना है या फिर कितना टैक्स मिलेगा, और यहाँ पर गांव को महल कहा गया। और ये जो डिमांड था ये पीरियोडिकली रिवाइज किया जाएगा। जैसा परमानेंट सेटलमेंट में था कि एक बार फिक्स कर दिया गया उसके बाद बढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो टैक्स है उसको परमानेंटली रिवाइज किया जाएगा आगे चलकर, और इस तरीके से ये नया सिस्टम तैयार हुआ। और देखिए जो चार्ज था टैक्स कलेक्शन का और कंपनी को देने का, वो अब दिया गया विलेज हेडमैन को। अब जमींदार के पास ये पावर नहीं था कि वो टैक्स कलेक्ट करे और टैक्स प्रोवाइड करे अंग्रेजों को। अब जो विलेज है उसका हेडमैन को, यानी विलेज का जो लीडर है, मुखिया है, उसको ये पावर मिल चुका था। और ये जो सिस्टम था इसको कहा गया महलवारी सिस्टम, महलवारी सेटलमेंट। और इसमें हमने देख लिया कि ये कैसे काम करता था। तो देखिए इसके अलावा एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था परमानेंट सेटलमेंट को हटाकर, और वो था मुनरो सिस्टम। तो देखिए जो ब्रिटिश टेरिटरीज थे साउथ में, वहाँ पर भी परमानेंट सेटलमेंट को रिमूव किया गया था, और वहाँ पर भी एक नया सिस्टम लाया गया था जिसको कि कहा गया रैयतवार सिस्टम या फिर रैयतवारी। और ये देखिए शुरुआत में इसको काफ़ी छोटे स्केल पर ट्राई किया गया था अलेक्जेंडर रेड द्वारा, कुछ एरियाज़ में जो कि टीपू सुल्तान से छीने गए थे या फिर कब्जे किए गए थे, उनको युद्ध में हराकर। और इसके बाद इस सिस्टम को थॉमस मुनरो द्वारा डेवलप किया गया, काफ़ी बड़े स्केल पर लाया गया, और इसको धीरे धीरे पूरे साउथ इंडिया में फैला दिया गया, पूरे साउथ इंडिया में लागू कर दिया गया। और जो रेड थे और जो मुनरो थे उनका ये मानना था कि जो साउथ है, उनका ये मानना था और उनका ये विश्वास था कि जो साउथ इंडिया है वहाँ पर ट्रेडिशनल ज़मींदार्स नहीं है। जैसे नॉर्थ इंडिया में जो ट्रेडिशनल पावरफुल लोग थे उस तरीके के लोग साउथ इंडिया में मौजूद नहीं थे। तो इसलिए उनका ये कहना था कि जो सेटलमेंट है वो हमको डायरेक्टली कल्टीवेटर्स से करना होगा, यानी जो रैयत हैं उनसे करना होगा, जो कि अपने ज़मीन को जनरेशन से होल्ड किए हुए हैं, वहाँ पर वो खेती कर रहे हैं, और उनके फील्ड को केयरफुली और सेपरेटली हमको सर्वे करना होगा रेवेन्यू
असेसमेंट करने से पहले, यानी टैक्स के तय करने से पहले उनके ज़मीन को हमको सर्वे करना होगा, पूरे ध्यान से करना होगा, उसके बाद ही हमको टैक्स को तय करना होगा। और मुनरो जो थे उनका ये मानना था कि जो अंग्रेज हैं उनको एक पैटर्नल फिगर के रूप में एक्ट करना चाहिए, फादर फिगर के रूप में एक्ट करना चाहिए, जो कि रैयत को प्रोटेक्ट करे अपने चार्ज में। और इस तरीके से उन्होंने नया सिस्टम का नींव रखा और नया सिस्टम साउथ इंडिया में लागू हुआ। तो देखिए ये दोनों सिस्टम जब इंट्रोड्यूस हो गए तब भी बात जो है वो सही नहीं हुई, क्योंकि जब इस सिस्टम को लागू हुए कई साल हो गए तो इस सिस्टम में कई तरीके की खामियां दिखने लगी। क्योंकि देखिए जो अंग्रेज थे वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना चाहते थे और इनकम को बढ़ाना चाहते थे लैंड से, इसलिए उन्होंने रेवेन्यू जो तय किया वो काफ़ी हाई कर दिया। और जो रेवेन्यू था वो काफ़ी हाई होने की वजह से जो पेजेंट्स थे वो अनेबल हो गए टैक्स देने से, और इस वजह से जो रैयत से वो उन्होंने अपना जो कंट्री साइड इलाका था, गाँव थे, देहात इलाके थे, उनको छोड़ना शुरू कर दिया। और इसकी वजह से जो विलेजेस थे वो बहुत सारे रीजन्स में डिजर्टेड हो गए, खाली हो गए। और देखिए जो अंग्रेज थे उन्होंने ये सोचा था कि जब नया सिस्टम आएगा तो नया सिस्टम के आने की वजह से जो पेजेंट्स है, जो किसान है, वो काफ़ी अमीर हो जाएंगे और अमीर होने की वजह से वो आसानी से ज़्यादा टैक्सेस देने पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हो गया बिल्कुल ही इसका उल्टा, और इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई और ये सिस्टम भी जो था वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्रॉप्स फॉर यूरोप। यानी अब देखते हैं कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने किसानों से यूरोप के लिए खेती कैसे करवाई, यानी यूरोप में जो चीज़ें ज़रूरत है उसकी खेती इंडिया में कैसे करवाई गई, इस चीज़ को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए आगे चलकर जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये समझ में आया कि जो कंट्री साइड है वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता है, इसके अलावा हम ऐसे क्रॉप्स को भी ग्रो कर सकते हैं जो कि यूरोप में डिमांड है या फिर यूरोप में ज़रूरत है। जब 18वीं सेंचुरी का अंत हो रहा था तो उस समय जो कंपनी थी वो काफ़ी कोशिश कर रही थी कि जो कल्टीवेशन है ओपियम और इंडिको का उसको काफ़ी बढ़ाया जाए, ताकि जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाया जा सके और यूरोप है वहाँ पर इन चीज़ों को भेजा जा सके। और इस सेंचुरी में यानी जो 18वीं सेंचुरी था या फिर उसके आगे की सेंचुरी में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने परसुएड किया या फिर फोर्स भी किया कल्टीवेटर्स को इंडिया के अलग अलग इलाकों में, ताकि वो वैसे क्रॉप्स को उगाएं जो कि अंग्रेज़ों को ज़रूरत है। जैसे बंगाल में जूट को प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स किया गया, असम में टी को प्रोड्यूस करने के लिए, यूपी में शुगर को इनको प्रोड्यूस करने के लिए, पंजाब में वीट प्रोड्यूस करने के लिए, महाराष्ट्र में कॉटन और महाराष्ट्र और पंजाब में कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए, और मद्रास में राइस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इन सभी जो क्रॉप्स थे इनको प्रोड्यूस करने के लिए या तो मनाया गया किसानों को या तो उन्हें फोर्स किया गया। अब यहाँ पर हम आगे देखने वाले हैं कि आखिर इस चीज़ को किया कैसे गया। तो देखिए ब्रिटिश जो थे वो अलग अलग तरीके के तिकड़म अपनाते थे ताकि जो कल्टीवेशन है इन क्रॉप्स का उसको बढ़ाया जा सके। जो भी क्रॉप उनको ज़रूरत हो उसको उगाने के लिए वो बहुत सारे दिमाग लगाते थे, बहुत सारे तरीके अपनाते थे। और इसके लिए इस पूरे बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं इंडिगो का, और इंडिगो के एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझेंगे कि ये पूरा काम कैसे होता था। तो इस चीज़ में हमारा टॉपिक आ जाता है डज कलर हैव अ हिस्ट्री, यानी कलर का भी कोई हिस्ट्री होता है। तो यहाँ पर जो दोनों इमेज देख रहे हैं फिगर 5 और फिगर 6, इन दोनों इमेजेस में एक कपड़ा जो है वो उसको बनाया गया है इंडिया में और दूसरे कपड़े को बनाया गया है इंग्लैंड में। लेकिन इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि इनमें जो ब्लू कलर का डाई यूज़ किया गया है वो है इंडिगो। और इंडिगो जो है वो उस समय में यानी 18वीं सेंचुरी में 19वीं सेंचुरी में जो इंडिगो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था, क्योंकि उस समय आर्टिफिशियल डाई नहीं हुआ करते थे। और उस समय जो इंडिगो था वो बहुत ही अच्छा कलर प्रोवाइड करता था और वो बेस्ट ऑप्शन हुआ करता था ब्लू कलर प्रोड्यूस करने के लिए। और इस वजह से जो इंडिगो था उसका काफ़ी डिमांड था यूरोप में और दूसरे रीजन्स में जहां पर कपड़ों का प्रोडक्शन किया जाता था, कपड़ों के डाइंग या फिर प्रिंटिंग का काम किया जाता था। और देखिए जो इंडिगो है वो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था कपड़ा इंडस्ट्री के लिए यूरोप में या फिर इंडिया में भी। और इस वजह से जो अंग्रेज थे वो इंडिया में इंडिगो प्रोड्यूस करने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो वो प्रोड्यूस करना चाहते थे। लेकिन अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि इंडियन इंडिगो की इतनी डिमांड क्यों थी, इंडिया ही में क्यों इतना प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही थी इंडिगो को।
जो इंडिगो है वो मेनली ट्रॉपिक रीजन में उगता है। तो देखिए ट्रॉपिक रीजन आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का रीजन, और इंडिया इसी रीजन में आता है, इसलिए इंडिया में इंडिगो प्रोड्यूस हो सकता है, इंडिगो की खेती इंडिया में हो सकती है। और इंडिया में इंडिगो ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के आने के बाद उसका प्रोडक्शन चालू हुआ। इंडिया में इंडिगो 13वीं सेंचुरी से ही प्रोड्यूस किया जा रहा था, और इसको यूज़ भी किया जाता था इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स द्वारा। लेकिन इंडिया से जो इंडिगो जाता था वहाँ पर वो काफ़ी छोटी क्वांटिटी में होता था, बहुत ही कम क्वांटिटी का इंडिगो पहुँचता था उस रीजन में। इस वजह से यूरोपियन मार्केट में इंडिगो का प्राइस जो था वो बहुत ही ज़्यादा हाई हुआ करता था, और जो यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर थे इस वजह से उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे और उनको दूसरे प्लांट पर डिपेंड करना पड़ता था जिसका नाम था वुड। देखिए वुड जो था उसको यूज़ किया जाता था वॉयलेट और ब्लू डाई को बनाने के लिए, और जब वुड था वो टेम्परेट जोन का एक चीज़ हुआ करता था, यानी प्लांट हुआ करता था, इसलिए इसको आसानी से यूरोप में प्रोड्यूस किया जाता था और आसानी से यूरोप में ये अवेलेबल था। और इसको इटली, सदर्न फ्रांस और जर्मनी के कुछ हिस्सों में प्रोड्यूस किया जाता था, जर्मनी और ब्रिटेन के। तो इस वजह से वो आसानी से यूरोप में अवेलेबल था, काफ़ी सस्ते दामों पर अवेलेबल था। लेकिन जो यूरोप में प्रोड्यूसर थे वुड के, वो इस बात से काफ़ी परेशान थे कि जो इंडिगो है वो इंडिया में पहुंच रहे हैं और उससे काफ़ी कंपटीशन वुड को मिल रहा है। तो इस वजह से वुड के जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने अपने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया ताकि जो इंडिगो है उसके इंपोर्ट पर बैन लगाया जाए, और आगे चलकर बैन लगाया भी गया। और जो क्लॉथ डायर्स थे वो लेकिन वुड को यूज़ करना नहीं चाहते थे, इंडिगो को यूज़ करना चाहते थे, क्योंकि जो इंडिगो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ब्लू कलर देता था। लेकिन जो वुड का जो डाई हुआ करता था वो काफ़ी दबा हुआ कलर देता था, धुंधला कलर देता था, डल कलर देता था। इस वजह से वो वुड को यूज़ नहीं करना चाहते थे। लेकिन 17वीं सेंचुरी आते आते तक जो यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने किसी तरीके से अपने गवर्नमेंट को परसुएड कर लिया कि जो इंडिगो का इंपोर्ट है उसके ऊपर से बैन हटा लिया जाए। तो जो फ्रेंच थे उन्होंने जो कैरिबियन आइलैंड्स थे वहाँ पर इंडिगो का प्रोडक्शन चालू किया, जो पुर्तगीज़ थे उन्होंने ब्राज़ील में प्रोडक्शन चालू किया, इंग्लिश जो थे यानी अंग्रेज जो थे जमैका में, और इसके साथ ही स्पेनिश ने वेनेजुएला में प्रोडक्शन चालू कर दिया। और जो इंडिगो प्लांटेशन था वो नॉर्थ अमेरिका के बहुत हिस्सों में आ गया, और इस तरीके से जो इंडिगो था वो यूरोप में पहुंचने लगा जो टेम्परेट रीजन थे वहां से। लेकिन 18वीं सेंचुरी के अंत होते होते तक जो डिमांड था इंडियन इंडिगो का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, और उसका रीज़न ये था कि जो ब्रिटेन था वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और जो कॉटन का प्रोडक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ही ज़्यादा, और इस वजह से बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो गया क्लॉथ के डाइज का, और जो डिमांड था वो काफ़ी बढ़ रहा था। लेकिन इसके साथ ही जो सप्लाईज थे इंडिगो के वो काफ़ी घट रहे थे, क्योंकि अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही कम हो रहा था बहुत सारे रीजंस की वजह से। और 1783 और 1789 के बीच में जो प्रोडक्शन था इंडिगो का पूरे वर्ल्ड में वो आधा हो गया, यानी 1783 में जितना प्रोडक्शन था इंडिगो का उसका आधा सिर्फ प्रोड्यूस हो रहा था 1789 में। और जो क्लॉथ डायर्स थे ब्रिटेन में वो काफ़ी परेशान हो गए इस चीज़ को लेकर, और वो किसी तरीके से नए तरीकों को तलाश करने लगे कि इंडिगो का सप्लाई जो है वो किसी तरीके से उनको मिले ताकि वो कपड़ों को प्रोड्यूस करने में यूज़ कर सकें। तो देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। तो हमने यहाँ पर अभी तक ये देख लिया कि जो इंडिगो था उसका प्रोडक्शन तो दूसरी जगहों पर हो रहा था, वहाँ पर प्रोडक्शन खत्म होने की वजह से जो ब्रिटेन के जो अंग्रेज थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने इंडिया की तरफ ध्यान दिया कि इंडिया से हम आसानी से इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और इंडिया से जो ब्रिटेन की ज़रूरत है उसको पूरा हम कर सकते हैं। तो जब इंडिगो का डिमांड काफ़ी बढ़ने लगा, काफ़ी राइज होने लगा यूरोप में, जो कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में वो काफ़ी तरीके तलाश करने लगी ताकि जो इंडिगो का कल्टीवेशन है उसके एरिया को बढ़ाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो का कल्टीवेशन इंडिया में किया जा सके। देखिए जो 18वीं सेंचुरी का जो लास्ट डिकेड था वहाँ से उस समय से जो इंडिगो का कल्टीवेशन था बंगाल में काफ़ी एक्सपेंड हुआ, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ, और बंगाल का जो इंडिगो था वो पूरे वर्ल्ड पर
वर्ल्ड मार्केट पर डोमिनेट करने लगा। और 1788 में करीब 30% इंडिगो ब्रिटेन में जो लाया गया था वो इंडिया से गया था, लेकिन 1810 आते आते तक जो ब्रिटेन में इंडिगो गया था पूरे वर्ल्ड से वो 95% था, यानी पूरे ब्रिटेन में जितना भी इंडिगो यूज हो रहा था उसका 95% इंडिया से जा रहा था। और जैसे जैसे जो इंडियन ट्रेड था वो बढ़ता गया, इंडिगो का ट्रेड बढ़ता गया, बहुत सारे कॉमर्शियल एजेंट या फिर जो ऑफिशियल थे कंपनी के, उन्होंने इंडिगो प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना शुरू किया। और आगे चलकर कई सालों में बहुत सारे जो लोग थे जो कि कंपनी में काम कर रहे थे, उन्होंने अपने जॉब को छोड़ दिया और इंडिगो बिजनेस की ओर ध्यान दिया, इंडिगो प्रोडक्शन के बिजनेस की ओर ध्यान दिया। और इस चीज़ से प्रभावित होकर कि जो इंडिगो है उसके प्रोडक्शन में बहुत ही हाई प्रॉफिट है, बहुत सारे इंग्लिशमैन और स्कॉटमैन जो थे वो इंडिया आए और प्लांटर्स बन गए। और इसके साथ ही अगर उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो कंपनी या फिर बैंक से लोन ले लिया करते थे, जो कि उस समय बैंक मौजूद थे, और इस तरीके से जो बिजनेस थे उसको यहाँ पर सेटअप करते थे। इसके बाद यहाँ पर आगे आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड, यानी इंडिगो का कल्टीवेशन होता कैसे था।